एंड वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो सेट है ये 5563। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, साथ में टिक मार्क कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, वैसे मैंने शायद अलग से वीडियो भी बना दी है इसका। जब हमारा ये जो स्विच ओपन होता है तो ये इनफाइनाइट, यानी करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा यहाँ से जाने, तब ये 3R रेजिस्टेंस अपने को इंक्लूड ही नहीं करनी। तो उस सिचुएशन में ये तीन सीरीज़ 2R 4R और 2R तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो 8R हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक ये 8R कर रखे ना, तो करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से जब इसको इंक्लूड करेंगे, ऑन कर देंगे, तो करंट को दो रास्ते मिलेंगे, जो 3R और 6R तक पैरेलल में हो जाएंगे, तब सिचुएशन अलग बनेगी। तो यहाँ पे V2 और V1 इनका अलग से मैंने क्वेश्चन सोल्व करके दे रखा है बच्चों। आंसर आ जाएगा इसका V1/E2 का रेशो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अलग से वीडियो बना दिया था मैंने, बट फिर भी समझ लें। दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट, ईच की इंटेंसिटी I0 है। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन क्या होगी बच्चों? वैसे तो एवरेज इंटेंसिटी के एक फार्मूला है I max + I minimum/2 भी है, उससे भी मैंने करवाया वीडियो में। बट सिंपली दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी जब हम ऐड करते हैं तो भी स्क्रीन पर एवरेज इंटेंसिटी आ जाती है, वो 2I0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पार्टिकल है मास m का और चार्ज क्या होगा, एक्स एक्सिस के उसकी वेलोसिटी है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दर्शाया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो पार्टिकल की इनिशियल टेंडेंसी किस अलॉन्ग मूव करने की होगी, किस सर्कल के अलॉन्ग? तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा मैंने जो देखा है कि सर्कल वर्ड यूज़ होती है हमारे पास, क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, क्यू ई फोर्स, जो चार्ज के ऊपर लग रहा है। तो आर एक तरफ रह जाएगा, तो रेडियस पूछ रखी है ना उसने। द पार्टिकल इनिशियली हैव ए टेंडेंसी टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो आर एक तरफ रह जाएगा, mv²/QE। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेट बैठता है। वास्तव में मैंने दिखाया कि ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो यहाँ बच्चों ये जो मैग्नेट गिर रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ता जा रहा है जो जो नीचे आ रही है ये। तो इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगी, बट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप ना होने के कारण जो जो लेंज जो करंट होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा हमारा, जिस कारण ये एक्सेलेरेशन जी से ही नीचे आएगा। अगर ये क्लोज होती तो लेस देन जी आंसर आता। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो है इनसाइड न्यूक्लियस वर्ड इसने स्टार्टिंग में यूज़ किया है ना, तो तीनों फोर्सेस बराबर होंगे, FPP। ये LCR सर्किट का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। एक ऐसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर, सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर हैं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे रखी है 8 वोल्ट और 6 वोल्ट दे रखी है अक्रॉस इंडक्टर। तो कहता है, पर मैंने उल्टा कर दिया सोल्व करते हुए। अच्छा, VL और VR स्केल लिखा, फिर ठीक है। तो सिंपली सोल्व करने के बाद 8² + 6² आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। 6th ऑप्शन आ जाएगा, 6 का A ऑप्शन। चैनल सब्सक्राइब कर लें @CBSE फिज़िक्स बच्चों, सारे पेपर सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल एंटर करे सेम वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पाथ। तो रेडियस ऑफ पाथ, वैसे वो पहले भी अपन ऐसा एक फार्मूला डिराइव किया था, सेंटीपिटल फोर्स है R=mv/QB। तो अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन का मास जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। तो m α = 4mp एक तो यूज़ हो रहा है, और जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो 2 गुना होता है प्रोटॉन के चार्ज के। तो ये दो चीज़ें इस फार्मूले में यूज़ होंगी। ये m α से mp, यहाँ mp लगेगा, यहाँ पे mp से mp कट जाएगा, QP से 2/4 बचा, 1/2। तो 1/2 के लिए हमारे लिए ऑप्शन B सूटेबल है।
एन रजिस्टर को पहले सीरीज़ में जोड़ा गया फिर पैरेलल में, तो उनका आर एस माइनस आर पी, जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सारे रजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/R ऐसे करके n बार जुड़ेगा तो एन आर हो जाएगा, लेकिन वो तो हमारा n/r होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आर पी, तो आर पी हो जाएगा r/n हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा n² - 1। तो इसको बच्चों मैं साइट पे, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप सीधा PDF भी डाउनलोड कर लें। एक पीस है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी टेंडेंसी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा जाए, तो डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है बच्चों, वीकली रिपेल यानी कि उतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम से कम जाने देना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव होगा, ताकि जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल इसको रिपेल कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुझे भी इसको देखना पड़ा। ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल हैं, तो इनका क्या चीज़ सेम होगी, तो यहाँ मैंने फार्मूला तो लिख दिया, एनर्जी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो लीनियर मोमेंटम सेम होगा बच्चों दोनों का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक शंट जिसको रेजिस्टेंस के स्मॉल रेजिस्टेंस होती है वो पैरेलल में लगानी होगी, तो मैंने डायग्राम भी बना दिया, कोई ख़ास मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी ये। फोटोन का मोमेंटम पूछ रखा है, वैसे हमारे पास अमूमन एनर्जी का फार्मूला होता है E=H/μ, और एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप E=P/c, तो यहाँ से हम E=Pc होता है, सॉरी बच्चों, P=V/c होता है, तो यहाँ से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं H/μ/c, तो डाटा पुट करने के बाद आंसर आएगा 1.326 × 10⁻27। असर्शन एंड रीज़न देखें। एक्सरे प्रोड्यूस कब होते हैं, जब हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट से टकराते हैं, तो हाई स्पीड, ये लो स्पीड इसने लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी असर्शन रॉन्ग है। तो एक्सरे लो एनर्जी फोटोन है, नहीं जी, हाई एनर्जी, उनकी वेवलेंथ सबसे काफ़ी कम है गामा रेज के बाद, तो दोनों ही रॉन्ग हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट बैठता है बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट फॉर्मा, यस जी बिल्कुल ट्रू है ये हमारे लिए। ये जो हम डायग्राम भी देखते हैं कि स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी कुछ इस तरीके से आती है, उसके बाद एक सेचुरेशन आ जाती है 30 से 170 के बीच, तो यस ट्रू है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर फॉर मास नंबर इन द रेस आर नॉट शॉर्ट रेंज, नहीं बच्चों, ये शॉर्ट रेंज होने के कारण ही ऐसी ये कर्व हमको मिलती है, तो ये जो है बी जो रीज़न है वो गलत है, असर्शन ट्रू है, तो हमारे लिए ऑप्शन सी सेट बैठता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जब हम के अंदर जो होता है क्रोमेटिक एबरेशन, यानी कि अलग अलग रंग का स्पीड अलग अलग होने के कारण इमेज का अलग अलग जगह पे फोकस होना क्रोमेटिक एबरेशन कहलाता है। जी हाँ, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है उसमें। तो क्रोमेटिक एबरेशन रिफ्रैक्शन के कारण होती हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ऑप्शन ए। होल अपरेंट फ्री पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉनिक का पॉजिटिव होता है, बिल्कुल ट्रू है। तो होल हमेशा कहता है, ये पक्की बात है कि वैलेंस बैंड, ये ज़रूरी नहीं है कि वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन जो निकले तभी होल बने, हाँ जी ये ज़रूरी है कि जब एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो खाली जगह बचती है वही होल होती है, और कोई तरीका नहीं है होल बनने का, तो ये फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी सेट बैठेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहता है लगातार इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते रहते हैं, फिर भी इन इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है होल की, तो एक तो इसमें जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन लगातार एक्स्ट्रा दे देती बिना होल क्रिएट किए, तो दो क्वेश्चन 2 नंबर में 2 रीज़न बताने पड़ेंगे। और जो फालतू इलेक्ट्रॉन है पेंटावेलेंट का, वो रिकम्बाइन करता है होल्स के साथ, इसलिए होल्स और कम हो जाते हैं, इसलिए जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं होल्स के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में क्या अंतर है, तो इनमें अंतर बच्चों क्या है कि एक तो थर्मल टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है उसके कारण जब आगे की तरफ चलता है, VD = -EE/m जो कि फार्मूला है,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये टेम्परेचर के कारण वेलोसिटी होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो दोनों में अंतर, इन शब्दों से अंतर बता ये तो टेम्परेचर के कारण है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। दोनों का फार्मूला और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। इसकी 200 मीटर पर सेकेंड और इसकी लगभग बहुत ही कम होती है, 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, जैसे कि अगले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रखी है NEAVD डाटा से। तो करंट दे रखा है, बाकी सारा डाटा दे रखा है, एन भी दे रखा है हमको। तो सिंपली हमको ए एक तरफ रख के आंसर निकालना है। तो 1 + 1 2 मार्क्स के अंदर बहुत कुछ कर देते, जान ले लेते हैं CBSE वाले। तो इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ये मैंने अपने गैस में भी कहा था कि ये बहुत बार आता है। तो 4I0 cos square 5/2। तो एक बार जब λ/3 पाथ डिफरेंस होगा तो 2π/3 फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो एंगल होगा वो 2π/cos 5 का भी आधा और करना है ना। तो 2π/6 जो कि 60 डिग्री है, cos 60 1/2 होता है, तो I0 इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। एक पॉइंट सोर्स, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग कर दिया कि एक कन्वेक्स लेंस से पॉइंट सोर्स कहीं पड़ा है और 12 सेंटीमीटर दूरी पर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो नेचर एंड पोजीशन होता है इमेज। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमको एफ़ पता लगाना पड़ेगा लेंस मेकर फार्मूला से। पहले मैंने एफ़ पता लगाया, एफ़ पता लगा के फिर मैंने जो लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u यूज़ करके हमने v का पता लगाएंगे और v सोल्व करके आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, यानी कि उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, डेरिवेशन टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फ़ा पार्टिकल और ड्यूटेरियम आयंस आर एक्सेलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है दोनों हेड ऑन कोलिजन से टकराएंगे। तो कहता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल और ड्यूटेरियम जो कि अलग अलग मास और चार्ज के पार्टिकल हैं, उनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेम होगा। तो यहाँ पे वैसे मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक फार्मूला पहले NCERT की बुक में देखा, वो होता है K, Q1, Q2 सामने वाले न्यूक्लियस जिस पे वो टकरा रहा है, और Q1 जो चार्ज आ रहा है, = काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ पार्टिकल जो था वो इस फार्मूले से कैंसिल कर गया, Q1 से Q1, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही इस फार्मूले में कहीं मास आ रहा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी सेम होगा। तो 21वां क्वेश्चन देखें, फिर से बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कि ये डायमीटर पूछ दिया इस बार की, वो जो वैसे मोस्टली एरिया भी पूछ लेता है, ये AIEEE नीट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर है कि ये जो लाइट रे जाएगी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यहाँ से क्रिटिकल एंगल पहले मिलेगा। क्रिटिकल एंगल कैसे मिला अपने को? क्योंकि अपने को म्यू दिया हुआ √2, तो वहाँ से क्रिटिकल एंगल मिला 45 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल कौन सी? ये वाली ट्रायंगल के अंदर इस हमने यूज़ किया, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। और सोल्व करके मेरे पास आ गया R = H, लेकिन ये तो रेडियस है, उसने डायमीटर पूछ रखा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार में किसका यूज़ होता है? माइक्रोवेव का, आई सर्जरी में लेज़र लाइट सर्जरी का, और डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन में एक्सरे का। तो वेवलेंथ इनकी देख सकते हो आप, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन में अंतर, कोई बड़ी बात नहीं। लाइट पार्टिकल टूटते हैं जब हैवी पार्टिकल तो फिशन होता है, और लाइट पार्टिकल जब जुड़ते हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम बनता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दो न्यूक्लियन के बीच पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमारी NCERT की बुक में है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सबसे कम हो जाएगी, उससे पास जाएंगे तो भी दूर फोर्स कम हो जाएंगे तो कम होते जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये रिपल्शन को दर्शा रहा है। बहुत ज़्यादा पास आने पर अचानक से रिपल्शन के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो NCERT की बुक में है। 24th प्रॉब्लम में देखो बच्चों क्या है कि दो फोर्सेस, वैसे तो चारों फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट कैंसिल ही कर गए। और ये जो फोर्स ये मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, एक ये फोर्स है, ये ज़्यादा फोर्स है। क्यों ज़्यादा फोर्स है? क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है हमारी इस वायर के। तो और ये वाला फोर्स थोड़ा सा कम है।
तो यहाँ मैंने दोनों फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के कारण जो होगा वो डाउनवर्ड होगा दोनों ही सिचुएशन में। यहाँ भी डाउनवर्ड है और यहाँ भी डाउनवर्ड है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, एक बार करंट इधर जा रहा है एक बार करंट इधर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आने वाली है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ आएगी और जो फोर्स होगा 5 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, मैग्नीफिकेशन दे के थोड़ा सा उलझा दिया। तो यहाँ देखो पहले मैग्नीफिकेशन से मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि v और u में क्या रिलेशनशिप है। तो v जो है दोगुना है u का, ये यहाँ से जो v है m दोगुना दे रखा था, -v/u होता है मिरर के केस में। तो मैंने पहले फिर मैंने मिरर फार्मूला लगाया 1/f = 1/v + 1/u, और उसकी सॉल्व करके v आ गया मेरे पास -30 और u -15। सिल्वर कोटिंग अगर उतर जाएगी मिरर से तो वो कांच बन जाएगा बच्चों, उसमें से लाइट रे पार कर जाएंगी, वो मिरर की तरह काम नहीं करेगा। ये किरचॉफ लॉ बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन खुद ड्रॉ कर दी है। I3 करंट, इसको तीनों बाजुओं में तीनों आर्म्स में करंट पूछ रखा है। तो दो इक्वेशन बना के एक बार चेक कर लेना, अलग से इसकी वीडियोस बनाऊंगा मैं। सोल्व किए हैं मैंने, कहीं नेट पे सोल्व नहीं है, बट फिर भी चलो मैंने काफ़ी कोशिश की, 2-3 बार प्रॉब्लम की है और आंसर 35/8 15/8 एम्पियर आंसर आया है। तो 27th प्रॉब्लम बड़ी इजी। बोहर के केस में सेकंड ऑर्बिट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। n = 2। एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है तो mvr = nh/2π, n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो h/π आ गया। सेकंड केस में रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए r = 0.53 एंगस्ट्रॉम n² यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को n = 2 4 हो गया, 4 × 2 एंगस्ट्रॉम हो गया। और काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी जनरल फार्मूला हमारे पास En = 13.6/n² प्लस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन, सबसे आसान और सबसे इजी मार्क्स लेने वाला। लेंजिस लॉ बता के एक रोड घूम रही है हमारी, तो उसके जो दो सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो वो पता लगाएं। एनसीईआरटी की बुक का ही ये मैंने डेरिवेशन लिख दी है, BL² ω/2 हो जाएगा बच्चों। तो केस स्टडी के भी बड़े क्वेश्चन अच्छे थे बच्चों। तो यहाँ ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर जो हैं, ये वाले तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, ये नीचे वाला पैरेलल में। तो दोनों के चार्जेस का रेशियो पूछ रखा है। पहले आप देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है। तो जो पहले इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस देख ली मैंने, ये चीज़ नहीं काम आएगी हमारे। सिर्फ सिंपली ये मैंने डायग्राम को इस तरीके से रिड्यूस कर दिया थी। तीनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C/3 और C/3, और नीचे है 2C कैपेसिटेंस वाला। तो ये मैंने लिख दिया C/3 और 2/2C। तो अब टोटल चार्ज कितना निकल रहा है कैपेसिटर में से जो है पोटेंशियल, क्योंकि सेम है पैरेलल के क्रॉस। तो पहले जो Q चार्ज है, तो Q1 तो हो जाएगा 2CV और Q2 हो जाएगा C/3V। तो इनको रेशो जो हम पता लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 आंसर ऑप्शन D। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केस स्टडी दोनों, ये काफ़ी मुश्किल, दूसरी बिल्कुल आसान है। जो कैपेसिटर वाली है तो थोड़ी सी काफ़ी कैलकुलेशन है। यहाँ मैंने साइड में कैलकुलेशन कर दी है कि एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट जब हम एंटर करवाएंगे तो जो है पहले वाली कैपेसिटेंस और बाद वाली कैपेसिटेंस का रेशो, तो उसको पूरा ड्राइव किया मैंने वैसे। तो यहाँ जो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस है वो तो हो जाएगी ε0A/d, और जब D/2 सिरे वाला K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कैपेसिटर डालेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी ε0AD/2 1 + 1/k। तो दोनों का रेशो देखना है, रेशो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2k में k+1 आएगा। तो ये हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है 12 ε0E² या B²/2μ0। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म एनर्जी स्टोर होती है, तो यहाँ V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। ये भी पूरा डीप नॉलेज के ऊपर ही है क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने हल्की सी डेरिवेशन की है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम कम हो जाता है, पहली बात। और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, चार्ज डेंसिटी भी जो सरफेस पर आती है वो क्योंकि अपोजिट में डेवलप होती है तो वो घटानी पड़ेगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम में ऐसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहती है, क्योंकि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई पी भी आ गई है, तो इसलिए फिर दोनों मैंने यहाँ बराबर रख दिए और सोल्व करके के आ गए सिग्मा माइनस सिग्मा बाय सिग्मा पी। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ ऐसे उलझाया है कि डिस्टेंस तो डबल कर दिया और कैपेसिटर की प्लेट को ऊपर उठा दिया, तो यानी कि अब इफ़ेक्टिव जो एरिया है वो कैपेसिटर का आधा रह गया। ये बात भी बड़ी जानने लायक थी। मैंने जब पहली बार प्रॉब्लम की तो एरिया आधा नहीं किया, डिस्टेंस तो डबल कर दिया, एरिया भी आधा हुआ है। तो इसलिए जो टोटल कैलकुलेशन में एप्सिलॉन ए बाई टू भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आंसर सी बाई फोर बनेगा। और ज़्यादातर बच्चे सी बाई टू दे के आए होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी सी बाई टू कर बैठा था। ये आ गया हमारा सेमीकंडक्टर बेस्ड बिल्कुल ही रिवर्स बायस के अंदर बच्चों में ऑप्शन बी ही पढ़ के दे रहा हूँ। अप्लाइड वोल्टेज होती है ज़्यादातर डिप्लीशन रीजन के क्रॉस ही ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाती है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी बहुत बार आया है, डबल हो जाती है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में, तो इनपुट आधी हो जाएगी, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। पीएन जंक्शन बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, जो ट्रू है अपने को तो वही ढूंढना है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऑफ इलेक्ट्रॉन लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एन साइड बनती जाती है, तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है आपको, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर एन साइड में और नेगेटिव चार्ज की लेयर क्यों बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बकाया रह जाता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करने से ज़्यादा होता है, लेकिन उल्टा इनिशियल डिफ्यूजन करंट स्मॉल ना जी ना, डिफ्यूजन करंट माइक्रो मिली एम्पीयर में होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में। जो एक्स्ट्रा पाँचवां इलेक्ट्रॉन होता है पेंटावेलेंट का, उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी आप डोनर बनाने के लिए करो? डोनर कौन होता है? जो पेंटावेलेंट होता है, सेप्टर 3 ट्राइवेलेंट होता है, तो यहाँ पे एंटीमनी ही सिर्फ पेंटावेलेंट है, तो ऑप्शन बी सेट बैठता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वर्क डन पता लगाना है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी एक्स। वैसे तो एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फोर्स क्योंकि यूनिट चार्ज है तो हमारे पास ई रह जाएगा, सिर्फ ई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई था, क्योंकि आई और जे की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं, तो इसलिए ई डी एक्स ही रह जाएगा। ई दे रखा है 40x इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स भी आई एक्सिस के होंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 500 जूल। बच्चों उम्मीद है सही करके आए होगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये बच्चों 1981 की आईआईटी की प्रॉब्लम है। अब क्या करें बच्चों, बच्चे की जान लेने के लिए तो आतुर है सीबीएसई, तो कर दिए मैंने, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट फिर भी चलो एक बार, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों रेडियस आर और स्मॉल आर वाले के ऊपर बराबर है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, रेशो देख ली, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज़ करके दोनों के ऊपर क्यू की फॉर्म में चार्ज, जो क्योंकि क्यू गिवन है, फिर जो पोटेंशियल होता है वो दोनों का ऐड होगा, V1 प्लस V2 करके ये आंसर आ जाएगा क्यू आर प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मेरे ख्याल से। अभी इसका डेट श्योर नहीं हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इनसाइड द जो होलो कंडक्टर जीरो होता है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स वाला भी लास्ट ईयर भी आया हुआ है, तो सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ जो होगा नेगेटिव फ्लक्स होगा, इधर पॉजिटिव फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड एल के साथ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये देख लेते हैं। तो 10x एल की वैल्यू ज़ीरो पुट करी, क्योंकि यहाँ पर एल ज़ीरो है, -5 माइनस का साइन, क्योंकि S1 पिछली तरफ है, 180 डिग्री है उनके बीच में एंगल। इसी तरीके से φ2 जो हो जाएगा 10l + 5, और बाहर एल स्क्र इस आउटर का एरिया पड़ा हुआ है एल स्क्र, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5l² से 5l² कट गया और बच गया सिर्फ 10l क्यूब। एल ही दे रखा है तो हमने आंसर एल क्यूब में ही देना पड़ेगा। फिर ये आ गया हमारा LCR सर्किट का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो तीनों की रेजिस्टेंसेस निकाल ली पहले, XL = ओमेगा L और XC = ओमेगा C यूज़ करके मैंने। तो तीनों के क्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस NCERT की सेम प्रॉब्लम सोल्व है, ऐसी ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं सोल्व प्रॉब्लम में भी।
तो वोल्टेज जो हो जाएगी वो 100 वोल्ट हो जाएगी इनपुट। हालांकि रेजिस्टेंस के क्रॉस 800 वोल्ट, एल के क्रॉस 1000 वोल्ट और कैपेसिटर के क्रॉस 400 वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो इसका पूछा, कारण भी पूछा उसने। तो यहाँ पे उसने फाइंड दी आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट। तो पहले जो है पीक वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 140। यहाँ देखो वी नोट। तो पहले मैंने आरएमएस वैल्यू वी की देखी, वो होगी 100 वोल्ट जो इनपुट थी। अभी मुझे क्रॉस, तीनों के क्रॉस देखनी है आरएमएस की वैल्यू। तो मैंने पहले जेड देखा, फिर मैंने करंट पता लगाया। अभी ये जो करंट है इसी में एनसीईआरटी में सोल्व प्रॉब्लम है, 2 एम्पियर करंट जा रहे हैं यहाँ से। तीनों के क्रॉस वी आर, वी एल और वी सी, तीनों के क्रॉस वोल्टेज देखी ये। और फिर इनका जो सम है वो भी 100 वोल्ट के बराबर ही आ रहा है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हुई है, ये सिर्फ फेज़ आगे पीछे होती है बच्चों, एसी होने के कारण। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अपने को पहले तो ये ध्यान देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहले लाइन में उसने ये क्लियर करके दिया कि वो 50 वोल्ट को 250 वोल्ट कर देता है। स्टेप अप हो गया। फिर वो कहता है कि ये वाली इनपुट दी गई, उसको इनपुट वोल्टेज दी गई। तो ये 3 चीज़ें पता लगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो जो आरएमएस वैल्यू पहले, क्योंकि जो पावर भी दे रखी है पहले वी फार्मूला यूज़ करके मैंने P = तो फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे ये देखो मैंने किया होगा, मैंने IRMS पता लगाई 10√2। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये मैंने आउटपुट वाली लिख दी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितनी है 20, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी 100, इसलिए यहाँ 100 आ गया आउटपुट वोल्टेज में, sin 100/t। परंतु करंट कम हुआ है, आउटपुट करंट जो होगा इनपुट करंट के मुकाबले 5 गुना कम हो जाएगा। तो इनपुट करंट अगर 10√2/5 करना पड़ेगा मुझे, तो 2√2 sin 100/t। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन बच्चों, माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1.5 सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कर दिया है बच्चों। माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो दे दिया उसने, और जो है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी। तो ये सोल्व कर दिया है मैंने, इसका अलग से वीडियो बना के काफ़ी फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो यहाँ पे पहले मैंने पता लगाया वी नोट। तो मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पता लगानी थी, तो मैंने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए क्या किया, FE पता लगा दे ही रखा था, वी नोट और FE को जोड़ दिया, तो मेरे पास आ गई फुल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर